नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष के लिए दो बड़े धड़े हुए आमने सामने। सुबह हितांशी के समर्थन में पार्षदों के हस्ताक्षर करवाए, शाम तक गौड़ के समर्थन में जारी हुई चिट्ठी। पार्षद है 20, दोनों को मिल गया 14-14 का समर्थन। रविवार को तय हो जाएंगे 2020 के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन के खेवनहार। अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर तय। दोपहर तक मतदान, शाम को परिणाम। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। विद्या वाचस्पतियों सहित 205 विद्यार्थियों को दी विभिन्न उपाधियां। और नहीं थम रही नागरिकता संशोधन कानून पर छिड़ी बहस। कई जगह हो रहा है विरोध। हिंदू जागरण मंच ने समर्थन में निकाली रैली। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए बनाए जा रहे दबाव की। उदयपुर नगर निगम चुनाव को करीब एक माह पूरा हो चुका है। महापौर, उप महापौर भी बन गए और शहर की नई सरकार ने विकास का काम करना भी शुरू कर दिया है। बस अब विभिन्न समितियां और नेता प्रतिपक्ष बनाना बाकी रह गया है। समितियों के लिए भाजपा में मंथन चल रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए दबाव की राजनीति इन दिनों चल रही है। जिन कांग्रेस के पार्षदों को जनता ने जीत कर निगम में भेजा है, उन्हें अपना नेता चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। आपको बता दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद में उदयपुर शहर में छठा बोर्ड जनता द्वारा चुनी जाने वाली सरकार का बना है और अब तक भाजपा ने ही यहाँ पर राज किया है। लेकिन पहली बार कांग्रेस भी मजबूत विपक्ष के रूप में सबके सामने है। फिर भी अब अगर बात आती है नेता प्रतिपक्ष की, तो वह पार्षद अपनी मर्जी से नहीं चुन सक रहे हैं। शहर के सबसे पुराने कांग्रेस के गढ़ दैत्य मगरी से एक पत्र जारी होता है। इस पत्र में इस गढ़ की बहू हितांशी शर्मा का नाम होता है, जिसे लेकर हितांशी शर्मा, उनके पति और महापौर, उप महापौर का चुनाव लड़ने वाले पार्षद होते हैं। यह सभी पार्षद के पार्षदों के निवास पर जाते हैं। इस पत्र पर लिखे नाम पर समर्थन मांगते हैं और पार्षदों को हस्ताक्षर करने के लिए बोला जाता है। ऐसे में उम्मीदवार सहित 14 हस्ताक्षर इस गुट को प्राप्त हो जाते हैं। इस बीच दूसरे गढ़, जिसे भविष्य में कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ माना जा सकता है, वहां तक यह बात पहुंच जाती है और इस गढ़ से भी एक पत्र जारी हो जाता है, जिसमें लगातार वार्ड से लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाले पार्षद लोकेश गौड़ का नाम था। इस पत्र को लेकर भी एक टीम पार्षदों के पास पहुंच जाती है। इस टीम को भी उतनी ही सफलता मिलती है जितनी उस टीम को मिली थी, यानी दोनों के पास 14-14 पार्षदों का समर्थन है। जब कांग्रेस के पार्षद 20 ही हैं, तो 14-14 का समर्थन दोनों को कैसे मिल गया? इससे तो लगता है कि कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने दोनों पत्रों पर साइन करते हुए अपना पीछा छुड़ाया। चलिए, अगर इन दोनों में से किसी एक को चुना जाता है तो यह समझ लीजिए निगम में नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण ही होगा। एक तरफ हितांशी शर्मा पार्टी में उभरता चेहरा है और कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास, गोपाल शर्मा, के शर्मा की पहली पसंद है और आज तक कोई महिला नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज नहीं हुई है, इसलिए भी वह अपना दावा मजबूत कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर की सरकार में हैट्रिक मारने वाले लोकेश गौड़ हैं। अगर यह नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इनके अनुभव का फायदा दूसरों को मिल सकता है। श्री गौड़ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा के सबसे करीबी माने जाते हैं और इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने में श्री मीणा हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन किंतु परंतु अगर सहमति दोनों पर नहीं बनती है और ऐसे में चुनाव होते हैं तो पार्टी में भीतर घात होना निश्चित ही समझो। वैसे चर्चाएं आम तो यह भी हैं कि अगर दोनों के नामों पर संपूर्ण सहमति नहीं बनती है तो तीसरा नाम, जो कि अरुण टांग के रूप में सामने आ रहा है, उन्हें इस कुर्सी पर बिठा देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते एक वर्ष में सोई हुई कांग्रेस को सोशल मीडिया और आंदोलन के माध्यम से शहर में जगाने का हर संभव प्रयास श्री टांग ने किया है और कम सीटें होते हुए भी महापौर का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है। वैसे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने परिणाम के बाद महापौर के लिए अरुण टांग का नाम आगे किया था, अगर यही नाम पहले आगे कर देती तो शायद इससे अधिक सीटें कांग्रेस के पास होती और हो सकता है बोर्ड भी बन जाता, लेकिन यह हो न सका। उदयपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव रविवार को होने हैं। ऐसे में सभी अधिवक्ताओं के बीच और कोर्ट परिसर में इस बार हाईकोर्ट का मुद्दा गरमाने लगा है।
उदयपुर की कोर्ट में एक परिवार ऐसा है जो इस हाई कोर्ट बेंच के लिए 3 पीढ़ियों से संघर्षरत है। जी हां, वरिष्ठ अधिवक्ता फतेह सिंह नागौरी, उनके बेटे राजेश नागौरी और अब उनका पोता वैभव नागौरी भी पुरजोर शब्दों में हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। हर साल चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। ऐसे में सभी अधिवक्ताओं में आक्रोश है। राजेश नागौरी की माने तो हाई कोर्ट बेंच की मांग अब अधिवक्ताओं के हाथ का झुंझुना हो गया है। इसे कभी बीजेपी वाले बजाते हैं तो कभी कांग्रेस वाले। यहां आने वाले आम अधिवक्ता, जिसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वह सच में असमंजस में है कि आखिर हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे पर मतदान करना भी है या नहीं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सिंह हिरण का मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक SLP लगाकर और राज्य सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसके साथ ही श्री हिरण ने कहा कि अधिवक्ता किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है और वकीलों की काफी दुर्गति हो रही है। कोर्ट में तो ये व्हीकल के जैसे इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्वार्टर्स बने हुए, हमारे चैम्बर्स नहीं बने हुए हैं पूरे, वो होना चाहिए। हाई कोर्ट बेंच का भी होना चाहिए। हाई कोर्ट बेंच का आमरण अनशन टूटा, उस पर क्या कहेंगे सर आप? क्या टूटा? सर शांतिलाल जी जो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे, वो जो इरिटेशन है वो सो गया। हाँ, सुस्ती आ गई है, कोई अर्थ नहीं है इसका। खाली यहाँ जाजम बैठा देते हैं, उससे हाई कोर्ट नहीं आ सकती। और जाना तो मावली है, न जा रहे हैं कोराबड़, तो उस रास्ते से भी हाई कोर्ट नहीं आ सकती। देखिए मैडम, हाई कोर्ट बेंच का जहाँ तक प्रश्न है, उसके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक, मेरे निजी विचार से, कि एक SLP सुप्रीम कोर्ट में लगे किसी और की तरफ से, और उसमें ये मुद्दा उठाया जाए। यहाँ की सारी जितने भी स्टैटिस्टिक्स है वो सारी कलेक्ट करो। कितने लोग जेलों में हैं, कितनों की बेल नहीं हुई, कितने के रिवीजन नहीं हुए, कितनी की अपीलें नहीं हुई, कितने सजा भुगत के बाहर आ गए, वो सारी स्टैटिस्टिक्स दे के SLP लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कि साहब दे शुड एक्सपीडाइट दी ट्रायल्स एंड एवरीथिंग। उस पर फिर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जहाँ तक सवाल है, देयर इज नथिंग एट प्रेजेंट because advocates are not being protected by any source। चाहे वो सही है तो भी उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेरा ये है कि जब तक मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी इसको नहीं प्रोटेक्ट करेगी, तब तक वकीलों की दुर्भावना, दुर्गति रहेगी। आज की तारीख में जो ये एक अहम है जुडिशरी में कि एडवोकेट्स आर नॉट एट पार विद द जुडिशरी, इट इज अ रॉन्ग नोशन विच दे हैव डेवलप्ड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और रही हाई कोर्ट बेंच की, तो ये मुद्दा तो झुंझुना हो गया है। हाई कोर्ट बेंच एक तरह से झुंझुना हो गया, जो कभी तो भाजपा वाले बजाते हैं, जब कांग्रेस राज था तो भाजपा वाले बताते थे कि भाई हम लाएंगे, और जब भाजपा का राज आया तो वो भी लेके और खुश हो गया। तो हाईकोर्ट बेंच पे कोई ऐसा ठोस समाधान होना चाहिए, कोई प्रयास होना चाहिए, मिलजुल के प्रयास होना चाहिए। अलग अलग खिचड़ी पकाते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इससे कुछ भी होने जाना नहीं है। मतलब अब मैं आपको विडंबना बताता हूँ। आप हैं श्री फतेहलाल जी नागौरी, सीनियर मोस्ट एडवोकेट। ये थे मेरे फादर श्री राजेश जी नागौरी, और मैं हूँ तीसरी पीढ़ी। अब आप विडंबना देखिए मैम कि आप कब से वकालत चालू करी आपने? 60 से वकालत चालू करी है। 60 से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन लेके चल रहे हैं। आज मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, मुझे कितना दुख होता होगा सबके बारे में सोचते हुए। आपने जन सेवा में भी अपना इतना कंट्रीब्यूशन किया है, और आज भी हम हाईकोर्ट बेंच नहीं लेके आ रहे हैं। आखिर क्या इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है क्या? महाराष्ट्र में 5 हाईकोर्ट बेंच है मैम। अनफॉर्चुनेट थिंग, महाराष्ट्र हैज 5 हाईकोर्ट बेंच। We don't even get one high court bench for entire मेवाड़। What is this nonsense? पूरा राजनीतिक मुद्दा बना के रख दिया है। आज मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूं मैम। आपने मेरे फादर से बात करी, आपने मेरे ग्रैंडफादर से बात करी, आज मेरे से ही बात कर लीजिए, एडवोकेट वैभव नागौरी। तीसरी पीढ़ी खड़ा, हाईकोर्ट बेंच कहते पता नहीं है मैम। क्या तरीका है मैम ये? सबसे पहला मैं यही चाहता हूं कि चाहे जो भी प्रतिनिधित्व करे, आगे हमारी बात पहुंचाए, हाईकोर्ट बेंच लेके आए। नहीं लेके आए तो वादे ना करे, वादे कर करके आंदोलन कर करके तमाशा बना दिया मैम। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का क्या हुआ? आज अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ता है, अधिवक्ता खुद ही अगर न्याय नहीं ले पाएगा तो मैम वो क्या करेगा? आपने अभी देखा ही दिल्ली का किस्सा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द साइड ऑफ पुलिस एंड एडवोकेट्स। बट कितना गलत हुआ मैम, एक न्याय के रक्षक और एक न्याय दिलाने वाले दोनों आपस में हो गया। सो वी आर वेरी मच इन प्रोटेस्ट ऑफ that we want Advocates Protection Act at any cost मैम। Advocate Protection Act आएगा तो लोगों को भी वकीलों में भरोसा बढ़ेगा कि यार वकील का एक सुरक्षा है तो हमारी सुरक्षा कर पाएगा। जब वकील अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो मुवक्किल की क्या सुरक्षा कर पाएगा? और हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा तो मैम
पैरामाउंट मुद्दा है, वो तो पूरा होना ही चाहिए। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को आयोजित होंगे। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिससे इस बार मुकाबला रोचक देखा जा रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 2 बजे तक संपन्न होंगे। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव में 2401 मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव अधिकारी एडवोकेट सुरेश द्विवेदी ने बताया कि वोटिंग के दौरान बिना आई कार्ड के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए टेलीफोन एक्सचेंज के पास वाले गेट से वाहन लाने की अनुमति रहेगी। शनिवार को कोर्ट परिसर में प्रत्याशियों की ओर से भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिवक्ता पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशियों ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। चुनाव को लेकर बार सभागार में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के चुनाव कल दिनांक 22/12/2019 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संपन्न होने जा रहे हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 4, जनरल सेक्रेटरी के लिए 2, सेक्रेटरी पर 3, फाइनेंस सेक्रेटरी पे 4 और लाइब्रेरी सेक्रेटरी पे 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट होगा और 3 बजे काउंटिंग शुरू होगी और शाम को रात को कोशिश यही करेंगे कि 8 बजे तक मतगणना पूरी करके चुनाव डिक्लेयर कर दे। कुल वोटर 2401 है और न्यायालय परिसर में सभी वाहन वर्जित कर दिए गए हैं। ID कार्ड के अलावा किसी को भी वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनके आने की व्यवस्था हमने टेलीफोन एक्सचेंज वाले गेट से की है, उधर से वो अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। सामाजिक संस्था संस्कृति आर्ट पीवट के तत्वावधान में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल यूनिवर्सल हॉप का आयोजन द स्पेस जंगल रिट्रीट परिसर में आयोजित होने जा रहा है। संस्कृति आर्ट पीवट के संस्थापक प्रफुल्ल राज पुरोहित ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि इस फेस्टिवल में 250 से अधिक कलाकारों की चित्रकृतियां लगाई जाएंगी। कलाकार सैंड आर्ट, स्कल्पचर, मिक्स्ड मेटल, स्टोन वर्क, फाइबर ग्लास, क्ले से कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम के सहयोगी 18 कलर्स प्रोडक्शन हाउस और द स्पेस जंगल रिट्रीट है। फेस्टिवल के कन्वेयर राजेश यादव ने बताया कि इस आर्ट फेस्टिवल में ट्यूनीशिया से चहल सुमर, हमादी बोनिया, बांग्लादेश से खदीजातून नुमानी, मोहम्मद राहुल करीम, रमी शर्मीन मजुमदार आदि सहित कई नामचीन कलाकार शिरकत करेंगे। समसामयिक कलाकार के साथ में संस्कृति आर्ट पीवट के इस कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ। इसमें अभी हमारे पास 9 कलाकार हैं ना जो 3 देशों से ना शामिल हो रहे हैं। वो अपने समकालीन कला को राजस्थान की संस्कृति के साथ में और है ना विश्व भर में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनिवर्सल लव होप एंड पीस को दिखाएगा। और इसमें साथ साथ है ना बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट हैं उनकी सैर कराई जाएगी, जिससे ना यहाँ की संस्कृति का एक दूसरी संस्कृति के साथ में आदान प्रदान। ये एक 3 सीरीज का एक इवेंट है जिसमें यूनिवर्सल लव होप एंड पीस के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है। इसमें पहला फेज हमने अक्टूबर के अंदर फिनिश किया है जो यूनिवर्सल लव के नाम से था। ये जो इवेंट है अभी जो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा, ये यूनिवर्सल होप के नाम से हमने लॉन्च किया है। इसमें करीब 9 आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और अपनी पेंटिंग्स के द्वारा लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, अपने जो उदयपुर के जो टूरिस्ट है उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क का वहाँ डिस्प्ले है हमारी। ये गैलरी है थूर की पाल कविता के यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे करीब 250 पेंटिंग्स के एग्जीबिशन होगा और 70 इंटरनेशनल आर्टिस्ट की पेंटिंग वहाँ पे लग रही है। और ये जो 9 आर्टिस्ट जो वहाँ काम करेंगे ये वहाँ लाइव परफॉर्म भी करेंगे, जो लाइव एक सेशन रहेंगे इनके। कुछ इंडस्ट्रीज के साथ हमारे सेशंस है, कुछ होटलियर्स के साथ हमारे सेशन है। और आज के टाइम जहाँ पीस के लिए हर आदमी डिमांड कर रहा है कि एक हमारे जो देश के इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह से हम लोग एक पीस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उसके थीम को लेकर हमने ये पूरा एक डिजाइन किया था। और इसमें हमारे पास अभी बांग्लादेश और टूनीशिया, मलेशिया और इंडिया के 3 आर्टिस्ट इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो वो लोग आके अपना डिस्प्ले करेंगे सारा आर्टवर्क। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। समारोह के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने 205 विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधियां प्रदान की।
सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए इस समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा सेवक भंवर सिंह भाटी, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे और कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौर सहित सभी विभागों के शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर पारंपरिक परिवेश में आए विद्यार्थियों ने राज्यपाल के हाथों उपाधियां प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल द्वारा महामहिम की खत्म हुई परंपरा भी देखने को मिली, जहां राज्यपाल की कुर्सी भी अन्य मंचासीन अतिथियों के बराबर ही लगाई गई। इस मौके पर उच्च शिक्षा सेवक ने राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, तो वहीं राज्यपाल ने पदक और उपाधि प्राप्त करने वालों में से 65% बेटियों के शामिल होने पर खुशी जताई। राज्यपाल ने सभी से अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। जो पदक धारक, उपाधि धारक सामान्य तौर पर अधिकांशतः छात्राएं रही हैं। हमने जितने लोगों को पदक दिया है 205 लोगों को दिया है, जिसमें पुरुष छात्र पदकधारी 72 हैं और छात्राएं पदकधारी 133 हैं। 65%। ये देखकर बड़ा आनंद का अनुभव हुआ है। जो कुलाधिपति स्वर्ण पदक है, कुल 7 है, जिसमें 1 छात्र को प्राप्त हुआ है और 6 छात्राओं को प्राप्त हुआ है। समकालीन परिवेश में यह जरूरी है कि हम आजीविका कौशल के साथ साथ विचार और व्यवहार में सार्वभौम मानवीय मूल्यों की स्थापना करें। उपाधि ग्रहण करने के अनंतर विद्यार्थी एक उपकरण मात्र बनकर न रह जाए, उसके भीतर स्वतंत्र वैचारिक चेतना, तर्कपूर्ण बुद्धि, सत्य असत्य का विवेक तथा अपने कर्तव्य अथवा धर्म के प्रति अटूट निष्ठा भी रहनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उच्च शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दिया। कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। श्री हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना पहली कैबिनेट की मीटिंग में उनके द्वारा करने की घोषणा की गई और पत्रकारिता विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधिवत रूप से संचालित भी होना शुरू हो गया है। ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा उनके घर के और उनके गांव के नजदीक में मिले, उस दिशा में प्रथम बजट में 50 राजकीय महाविद्यालय राजस्थान की अलग अलग तहसीलों में राजस्थान के अलग अलग उपखंड मुख्यालय पर खोलने की घोषणा की गई और न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि वो 50 के 50 राजकीय महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू कर दिए गए और उसमें करीब 10,000 छात्र और छात्राओं ने एडमिशन लिया। और वो छात्र और छात्राएं थे जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद वो अपने घर के काम में लग गए थे, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निःशुल्क, मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निःशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800 300 00023। धारोनी
उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल 9660733167। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर प्रवास पर आए प्रदेश के ऊर्जा और PHED सेवक डॉक्टर BD कल्ला ने शनिवार को जल संसाधन सम्मेलन में शिरकत की। शहर के एक निजी होटल में आयोजित इस सम्मेलन में श्री कल्ला ने न केवल जल संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रविधियों पर प्रकाश डाला, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ जल की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। BD कल्ला ने साफ किया कि राज्य सरकार 237 करोड़ रुपयों की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न कैनाल परियोजना की DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेज चुकी है, जिसके आने से राज्य के 14 जिलों को पेयजल आपूर्ति सुगम हो सकेगी। इसके अलावा BD कल्ला ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना और हरियाणा से यमुना का पानी लिंक कर राजस्थान में लाने की परियोजना के बारे में भी चर्चा की। श्री कल्ला ने कहा कि सरकार की पहली कोशिश ग्राउंड वाटर का संरक्षण करते हुए सतही पानी को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की है। कार्यक्रम के दौरान पेयजल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे कई बुद्धिजीवी और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके बाद डॉक्टर BD कल्ला ने PHED विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आमजन की समस्याओं को भी सुना। अभी हाल ही में 37,200 करोड़ रुपए की ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की DPR बनाकर भारत सरकार को भेजी है। इसके स्वीकृत होने से पूरे राजस्थान के 14 जिलों को और इसके आसपास के गांवों को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। ब्राह्मणी नदी जो चंबल आगे हंसगढ़ रोड के पास है, वहां पर ब्राह्मणी को यदि हम बिस्कलपुर से जोड़ते हैं तो ये 113 किलोमीटर की एक तरह से नहर अथवा पाइपलाइन से जोड़ने की जो भी स्वीकृति मिलेगी, उससे न केवल टोंक को, जयपुर को, अजमेर को, ब्यावर को और आसपास के गांवों को इससे पीने का पानी मुहैया होगा। हम लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू इनको और इनके आसपास के गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। यमुना नदी का पानी हरियाणा से हमारी बातचीत चल रही है। यदि वो लिंक बन जाता है तो उससे शेखावाटी इलाके में, झुंझुनू में, चूरू में और आसपास के इलाकों में सतही पानी दे पाएंगे। सरकार का मुख्य जोर ये रहा है कि सतही पानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भूमिगत पानी का स्रोत जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए दो चीज़ों के ऊपर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक तो जल का संरक्षण हो, खेत में, खलिहान में, घरों में, छतों पे जो पानी इकट्ठा होता है बरसात का, वो घर की छत के नीचे जाए ताकि भूमिगत जल में अभिवृद्धि हो। दूसरी ओर हम ये कर रहे हैं कि पानी की बचत करें। पानी की जो बर्बादी हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था सेमिनार में, कि खासतौर से जो हमारा बाथरूम है इसमें पानी का वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्लश की टंकी डबल बटन की आवश्यक रूप से होनी चाहिए। छोटी आवश्यकता पर छोटा बटन दबाएं, बड़ी आवश्यकता पर बड़ा बटन दबाएं, ताकि हर परिवार में एक दिन में 200-250 लीटर पानी की बचत हो सके। ऐसे पानी की बचत और जल संरक्षण के माध्यम से हम राजस्थान में आने वाले समय में पानी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने वाली। पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा की आपात बैठक जिला प्रभारी छगन माहुर के नेतृत्व में आयोजित हुई। इसके साथ ही एक कार्यशाला भी संपन्न हुई, जिसमें पंचायत चुनावों को कैसे जीते इस पर मंथन किया गया। इसके साथ ही नागरिकता विधेयक के समर्थन में पंचायत स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, इस पर भी सभी ने राय जानी। इस कार्यशाला में जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार, शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र आसोलिया, महेंद्र औदित्य, गीता पटेल, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, शहर जिला महामंत्री किरण जैन, गिरवा प्रधान तकत सिंह शक्तावत सहित सभी मंडलों से आए अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर आज उदयपुर ग्रामीण की बैठक चल रही है। कुल मिला के पंचायत चुनाव कैसे
कैसे जीता जाए। राज्य सरकार की 1 साल के अंदर जो विफलताएं हुई है, अराजकता की स्थिति पूरे राजस्थान में है, बलात्कार, हत्याएं और आमजन सुरक्षित नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर पंचायत में वार्डों के अंदर जाना, नुक्कड़ सभाएं करना और प्रांत से जो आग्रह उनके विभिन्न प्रकार की योजनाओं से कार्यक्रम करना, इस हेतु आज ये बैठक है और बैठक के अंदर ये सारे कार्यक्रम तय करके हम लोग अब पंचायत के वार्ड स्तर तक सारे कार्यक्रम में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए इसके लिए पूरा काम करने देंगे। नागरिक संशोधन कानून के समर्थन को लेकर शनिवार को हिंदू जागरण मंच उदयपुर की ओर से शहर में रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में सर्वसम्मति से पारित नागरिकता संशोधन कानून, जो कि पड़ोसी देशों से प्रताड़ित लोगों को भारतीय बनाने के संदर्भ में है, क्योंकि विश्व का प्रताड़ित हिंदू समुदाय एवं गैर मुस्लिम समुदाय सिर्फ और सिर्फ भारत देश को ही अपनी सुरक्षित भूमि मानता है। केंद्र सरकार ने इन पीड़ितों को राहत देने के इस साहसिक कदम की हिंदू जागरण मंच समर्थन करता है। साथ ही जो भी असामाजिक तत्व इस कानून के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़ एवं देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर नगर निगम से रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए नजर आए। शहर के शोभागपुरा सोफिट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव का इंडियन फूड कार्निवल 2019 का समापन शनिवार को हुआ। इन 3 दिनों में उदयपुर सहित अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली आदि शहरों के होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने शिरकत की। इसके साथ ही यहां लगी स्टॉल्स पर हॉस्पिटैलिटी आइटम की जानकारी ली। कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे एग्जीबिटर्स का कहना था कि एग्जीबिशन इंडिया 2020 लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल H&H और M स्क्वायर द्वारा पर्यटन नगरी उदयपुर में पहली बार आयोजित यह कॉन्क्लेव काफी सफल रहा। उन्होंने यहां पर कई बड़े ऑर्डर भी फाइनल किए, तो वहीं कई सारे उत्पादों की कॉन्क्लेव में ही बिक्री हुई। कॉन्क्लेव की सफलता को देखते हुए कॉन्क्लेव के सह आयोजक विकास जोशी ने कहा कि इस आयोजन को अब वार्षिक कैलेंडर के रूप में हर साल दिसंबर महीने में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस कॉन्क्लेव के स्तर को और अधिक वृहद किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यापारिक लाभ मिल सके। जो इस बार जो अपने लगाई है उदयपुर में, तो फर्स्ट एवर द होटलिंग और कैटरिंग को लेकर जो अपने लगाई है स्टॉल, ये सारी की सारी इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। उदयपुर के लिए एक अच्छी सौगात है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक ही बैनर में, एक ही छत के नीचे आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रही है जो होटल वाले को जगह जगह जाके अच्छे जो फैक्ट्री वाले हैं, जाके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपने जो इनको बनाते हैं, वो सभी एक ही जगह पर मौजूद है। सबसे जो अच्छी बात है, जैसे एक जो मुनीलाल तंदूर वाला है या मैट्रेसेस पर जो लीडर्स हैं, स्प्रिंग फिट हो गए ये लोग, इसके अलावा जो भी गिफ्ट आइटम्स है, कैटरिंग के संबंधित जितने भी अच्छे लोग होने चाहिए और जो अच्छी जो एक जिससे उदयपुर का नाम होता है, उदयपुर जिसके लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, उसको लेकर एक सबसे अच्छी बात यह है कि दिस विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू दी टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके अलावा उदयपुर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक इवेंट और एक अच्छा एग्जीबिशन है, जिसको आने वाले टाइम में और भी माइलेज मिलेगा। अच्छा प्रयास किया है, हमारी शुभकामनाएं कि आगे इससे और अच्छा करते रहें। थैंक यू। उदयपुर के इतिहास में पहली बार हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल का जो 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया, जो काफ़ी हद तक सफल रहा और यह हमारा पहला प्रयास था, जिसके अंदर उदयपुर के सभी होटलियर, शेफ, कैटरर्स, हलवाई एसोसिएशन के सभी मेंबर्स वगैरह सभी यहाँ पे आए। और इसी के अंदर हमको जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो प्लेटिनियम स्पॉन्सर अनुपम, मुन्नीलाल, स्काई यूनिफॉर्म पार्टनर, स्काई एंटरप्राइजेस और किचन इंजीनियरिंग VSG है। और इसी के साथ के अंदर होटल एसोसिएशन, जोधपुर होटल एसोसिएशन, जोधना होटल एसोसिएशन, HPMF होटल परचेज मैनेजर फोरम और फ्लोर मिल का भी हमको काफ़ी सहयोग रहा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष के लिए 2 बड़े धड़े हुए आमने सामने। सुबह हितांशी के समर्थन में पार्षदों के हस्ताक्षर करवाए, शाम तक गौड़ के समर्थन में जारी हुई चिट्ठी। पार्षद है 20, दोनों को मिल गया 14-14 का समर्थन। रविवार को तय हो जाएंगे 2020 के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन के खेवनहार। अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर तय, दोपहर तक मतदान, शाम को परिणाम। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। विद्या वाचस्पतियों सहित 205 विद्यार्थियों को दी विभिन्न उपाधियां।
और नहीं थम रही नागरिकता संशोधन कानून पर छिड़ी बहस, कई जगह हो रहा है विरोध। हिंदू जागरण मंच ने समर्थन में निकाली रैली। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।